नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, सियासत के कई रंग, हम लगातार चर्चा करते हैं इन रंगों के बारे में। एक रंग ऐसा है जिसमें ना कोई अपना होता है ना पराया होता है, बस महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि होती है। और जब महत्वाकांक्षाएं हावी होती है तो फिर कौन अपना कौन पराया कोई मायने नहीं रखता है। जो अपने थे वो पराये हो गए और अब जिनको छोड़ के गए हैं वो हमलावर हो गए। जी, ये स्वरूप आजकल दिखाई दे रहा है कांग्रेस के भीतर। सियासत का ये रंग दिखाई दे रहा है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस को लेकर मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस हरियाणा में कम से कम उस संतरे की तरह दिखाई देती थी आज से कुछ साल पहले तक, जो ऊपर से देखने में एक होती थी लेकिन जब उसका छिलका हटाया जाता था तो फाड़ ही फाड़ नजर आती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में वो फाड़ जो है अब सार्वजनिक हो चुकी है। छिलका कुछ साल पहले ही उतर चुका है और अब तो हर फाड़, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और हर धड़ा एक दूसरे पर हमलावर नजर आता है। कांग्रेस के भीतर की ये सियासत कांग्रेस के लिए किस तरह से घातक और किस तरह से लाभकारी रही है, इसको लेकर भी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। लेकिन आज हम चर्चा कांग्रेस के उस सियासत की करेंगे जब भीतर ही भीतर वार होने लगे, भीतर ही भीतर तकरार होने लगी और वो सार्वजनिक हो गई। ये भीतर की तकरार, भीतर की वार एक दूसरे पर क्या ये थम सकती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। जयप्रकाश हिसार से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। उनका एक बयान आया है। वो कहते हैं कि किरण चौधरी को पहले ही कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए थी क्योंकि वो अंदर खाते लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी। इसके अलावा सिरसा से सांसद चुनी गई कुमारी शैलजा का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि किरण चौधरी के साथ जो अन्याय हुआ है वो सबने देखा है। लगातार एक गुट एक पर हमला बोलता है और दूसरा गुट सामने वाले पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस की सियासत और सियासत की रणनीति को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवाज जी। कांग्रेस की सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बेशक से 5 सीटें आ गई लोकसभा में और बेशक से जीत की उम्मीद लगाई बैठी है विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये उम्मीद अगर इस तरह ही कांग्रेस के भीतर फूट रही तो किस तरह से पूरी होगी? नवीन जी देखिए नवाज जी, वैसे तो कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से चलती आ रही है, कभी किसी से छिपी नहीं रही और खुली गुटबाजी कांग्रेस में हमेशा रही है जी। लेकिन जिस तरीके से इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ली जी। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 0 पर थी, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी और इस बार 5 सीटें कांग्रेस ने, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली। कांग्रेस को लगा कि अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बना सकती है, कांग्रेस बढ़त ले सकती है और इस माहौल को देखते ही कांग्रेस की गुटबाजी और ज्यादा तेज हो गई जी। हर आदमी, कांग्रेस का हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत है। एक दूसरे की टांग खिंचाई कांग्रेस में शुरू से होती रही है और जब सबको ये मुख्यमंत्री का पद दिखाई दे रहा हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही हो, तो कोई उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता जी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सिरसा की सांसद शैलजा ने बयान दिया कि हरियाणा में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ जी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, अगर टिकटों का वितरण सही हुआ होता तो हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकती थी जी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों पर ये निशाना साधा और उसके बाद भिवानी से किरण चौधरी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस की,
जिंदगी भर कांग्रेस में रही हैं, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया जी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, वो पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया कि वो पार्टी में किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जी हरियाणा में उनके ससुर चौधरी बंसीलाल जी ने बड़ा नाम कमाया है, उनकी विरासत को वो आगे बढ़ा रही हैं, जी लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और उन्हें नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर बड़े नेता को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए घातक है और कांग्रेस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। ये लड़ाई वही नहीं थमी, उसके बाद से तो जब किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक वॉकशुद्ध शुरू हो गया है। जी आरोप प्रत्यारोप का दौर सार्वजनिक तौर पर चालू हो गया है। हिसार से चुने सांसद जयप्रकाश ने कहा किरण चौधरी तो पहले ही अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई थी और कांग्रेस का विरोध कर रही थी, भाजपा को लाभ पहुंचा रही थी। उन्होंने ना सिर्फ किरण चौधरी पर, उन्होंने कहा कांग्रेस के कई और नेता भी भाजपा के साथ मिले हुए थे। उन्होंने आज उच्चारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने कहा उच्चाना में कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो किसी चौधरी के नाम पर नहीं मिले, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मिले हैं। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लिए बगैर ये बात कही, जबकि सारा हरियाणा जानता है कि उच्चाना चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र है, उनका गढ़ है, उनका घर है। जी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उम्र के नाते हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जी लेकिन उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी चौधरी के नाम पर यहाँ वोट नहीं मिले, ये उम्र के नाते सम्मान करना चाहिए और चौधरी के नाम पे वोट नहीं मिले। इसका विश्लेषण और विवेचना हम करेंगे नवीन जी, लेकिन पहले उन्होंने किरण चौधरी को लेके एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लिगेसी जिसको कहते हैं चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे जो है वो लड़का ही बढ़ा सकता है, लड़कियां नहीं बढ़ाती है। ये देखिए इस बयान को आज के दौर में अगर इसकी विवेचना की जाए तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या गुटबाजी और एक दूसरे पे हमला करने का स्तर इस स्तर तक आ चुका है कि महिला और पुरुष के बीच में इस तरह का कि आप विरासत को केवल पुरुष जो है वो आगे बढ़ा सकता है, जबकि जब से 2005 में देहांत हुआ था सुरेंद्र सिंह का, उसके बाद बंसीलाल जी भी चले गए, तो उसके बाद किरण चौधरी लगातार तोशाम से विधायक भी बनती रही है और ये माना जाता रहा, कांग्रेस के भीतर के नेता भी कहते रहे कि बंसीलाल जी की विरासत को किरण चौधरी आगे लेके चल रही। और आज इस तरह की बात करना, इसको थोड़ा सा आप कैसे इसको रेखांकित करेंगे, कैसे इसका विश्लेषण किया जाए? जो आज ठीक है हमला किया जा सकता है, हमला एक दूसरे पर, जब वो पार्टी छोड़ के चली गई है तो उनकी कमियां निकालना कांग्रेस का काम है और कांग्रेस की कमियां निकालना जो है वो जो पार्टी छोड़ के गई है किरण चौधरी उनका काम है। लेकिन ये जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हम वीरेंद्र सिंह जी की उम्र पे भी बात करेंगे। देखिए इस भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि विरासत लड़कों से बढ़ती है, बेटियों से बनती है, बेटियों से नहीं। जी तो मुझे लगता है ये बड़ी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। नहीं देना चाहिए था इस तरह का, ऐसा बयान शोभा नहीं देता। नहीं। वो राजनीतिक रूप से उन पर कोई भी आरोप लगाए, कोई भी उन पर लांछन लगाए, कोई बात कही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से उनका ये बयान कि लड़कियां विरासत नहीं बढ़ाती, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और अगर उन्होंने ये बयान उनके बारे में दिया है तो ये क्यों भूल रहे हैं, कांग्रेस में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। जी। वो भी एक महिला थी। जी।
उन्होंने भी राजीव गांधी और गांधी परिवार की विरासत में अगर पार्टी को संभाला तो सोनिया गांधी ने संभाला, वो भी महिला थी जी। तो उन्हें इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनका भी विरोध किया। और मुझे लगता है कभी भूपेंद्र हुड्डा ने इस तरह का बयान नहीं दिया जो मतलब देखिए आप विचारों की लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई तक अगर लेके जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे पार्टी का भी नुकसान होता है। ये पार्टी का भी नुकसान है और ये उनकी छोटी मानसिकता, मैं कहूंगा कि उनकी संकुचित मानसिकता है, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और इसकी आलोचना मुझे लगता है हर जगह होगी, चाहे उनकी पार्टी के नेता हो चाहे विपक्ष हो, इस बात की आलोचना हम जरूर होगी, क्योंकि ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। जब उन्होंने कहा तो उसी टाइम ये बात पूरे हरियाणा में आग की तरह फैली और चर्चा हुई कि ये उनका बयान अच्छा नहीं था। इस तरह का बयान पहले कभी आया? ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से जब कोई आदमी किसी के खिलाफ होता है और आग उगलता है तो इस तरह के बयान तब दिए जाते हैं। इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्तर ही नहीं है ये बात, ये स्तर नहीं है इस बात का जी। क्योंकि तो मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि इस बात का स्तर नहीं है और ना ही उन्हें इस बात को कहना चाहिए था, और इसकी आलोचना निश्चित तौर पर होगी। आज आप देखिए कोई भी सरकार होती है तो वो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कांग्रेस सरकार ने उठाई थी जी। कांग्रेस सरकार में वुमेन एम्पावरमेंट का नारा दिया गया था और उसके बाद आज कांग्रेस के ही नेता अगर इस मुद्दे को उठाते हैं और ये बात कहते हैं तो ये वाकई बेहद शर्मनाक है। फिर दूसरा पर्सनल अटैक चौधरी वीरेंद्र सिंह पे किया उन्होंने, उम्र को लेकर, उन्होंने उनकी उम्र को लेकर के किया। अब ये देखिए कांग्रेस में तो उम्रदराज बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस में उम्रदराज हैं जी। क्या उन सबको एक तरफ कर दिया जाएगा जी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी उम्र के हैं। उन्होंने अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए कहा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी उम्र के हैं। फिर लोकसभा चुनाव में तो उचाना विधानसभा सीट से तो वो जीत के निकले, जो उसके बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि उचाना से अगर हमारे को वोट मिले हैं तो किसी चौधरी के नाम पर नहीं मिले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मिले हैं जी। तो यानी उनका सीधा सीधा अटैक चौधरी वीरेंद्र सिंह पे था। और आप ये देखिए कांग्रेस में ये जो गुटबाजी, ये बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है वो यही नहीं थमा जी। कैप्टन अजय यादव ने भी एक बयान दिया है, हुड्डा साहब के खिलाफ दिया उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन 3 लोगों ने हरियाणा में टिकटें बांटी और टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुड़गांव से भारी कैंडिडेट को टिकट दी गई। उन्होंने कहा सोनीपत से भले ही कांग्रेस जीत कर निकली है, लेकिन अगर यहाँ से भारी कैंडिडेट ना होता, कोई स्थानीय नेता को टिकट दी जाती तो बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीतती। ये बात तो कुमारी शैलजा ने भी कही, कांग्रेस शैलजा ने भी कही और कैप्टन अजय यादव ने भी आज ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे एससी मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया है जी। उन्होंने कहा जब मैं ओबीसी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी टिकट नहीं बचा पाया तो उसमें फिर देश में ये किसको टिकट देंगे जी। उन्होंने इस बात पर सवालिया निशान लगा दिया। जबकि राहुल गांधी तो ओबीसी को लेकर, उन्होंने कहा ओबीसी को लेकर पार्टी जो है बड़े बड़े बयान देती है कि उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, आगे लाया जाएगा, उन लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी और मेरे को राष्ट्रीय चेयरमैन का पद दिया है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है और मैं अगर अपनी टिकट नहीं बचा पाया तो ओबीसी मोर्चे में मैं और किसके लिए आगे टिकट मांगूंगा, किसकी पैरवी करूंगा और कांग्रेस आगे किसकी पैरवी करेगी। उन्होंने कहा पार्टी का टिकट वितरण बिल्कुल सही नहीं था, अगर सही होता तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें आती। ये बात जो कुमारी शैलजा ने कही थी आज कैप्टन अजय यादव ने भी दोहराई और उन्होंने कहा इसके लिए पार्टी को मंथन करना होगा, पार्टी को समीक्षा करनी होगी, पार्टी को इस पर विचार करना होगा। नवीन जी,
लगातार लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आए, लेकिन आने के बाद उन पे जो कार्रवाई हुई उसके बाद बयानों का दौर एकदम से ऐसा थमा कि उसके बाद कभी किसी के बारे में कुछ सुनने को नहीं आया। भीतरघात के आरोप लगे, वो एक दौर था 2-3 दिन का, वो थमा एकदम से, उसके बाद कभी। लेकिन कांग्रेस में तो ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े। इसको कैसे आके हम, पार्टी के नेता अति उत्साह में है या उनको अब ये लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव तो बिना कुछ करे ही जीत जाएंगे और आपस में लड़े और अपना वर्चस्व बनाए रखे और अपने आप का कद ऊपर रखे, बस बाकी जनता कांग्रेस के साथ है। ये इस तरह की जो है सोच बन चुकी है कि कांग्रेस की, ये तो बड़ा घातक है। देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है जी, और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता सार्वजनिक तौर से पार्टी के खिलाफ या पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ कोई बयान देता है जी, तो पार्टी उस नेता को स्वीकार नहीं करती जी, पार्टी उस पार्टी को उसको पार्टी से निकालती नहीं है उस नेता को जी, लेकिन उस पार्टी को, उस नेता को वो पार्टी में जीरो कर देती है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हिसार से चुनाव लड़े रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए कि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, उनका विरोध किया चुनावों में, और उसके बाद पार्टी ने रणजीत चौटाला को ऐसा लग रहा है कि मंचों पर भी बुलाना बंद कर दिया है। उनके ऐसा लग रहा है कि उन्हें पार्टी झटका दे सकती है जी। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस अपनी गुटबाजी की वजह से पिछले 10 सालों में हरियाणा में अपना संगठन तक नहीं बना पाई जी। आज अगर कांग्रेस को 5 सीटें लोकसभा में मिली हैं तो कांग्रेस ने कोई करिश्मा नहीं किया, कांग्रेस ने जनता के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ये तो जनता इलेक्शन लड़ रही थी, लोगों को खिलाफ वोट करने दिया, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से असंतुष्ट थी, उनके खिलाफ थी और पार्टी के पास, लोगों के पास कोई चारा नहीं था कांग्रेस के अलावा, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए। नहीं तो कांग्रेस अपनी वजह से ये 5 सीटें लेकर के नहीं गई जी। ये लोगों का रोष था जिसका फायदा उन्हें मिला जी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के तुरंत बाद से उन्होंने समीक्षा की, मंथन किया और वो इस नुकसान की पैरवी में लग गई कि इस नुकसान को विधानसभा में कैसे भरा जा सकता है, कैसे उसकी पूर्ति की जा सकती है। वो उन चीजों पर मंथन करके कार्रवाई करने में लग गई है। देखिए, उन्होंने चिन्हित कर लिए जो वोट उनको ये लगा है कि उनके हक में नहीं आए हैं, उस पूरे वोट बैंक को संभालने में लग गई भारतीय जनता पार्टी। चाहे किरण चौधरी को बीजेपी में शामिल करना रहा हो या फिर खुद मनोहर लाल शपथ लेने के बाद तुरंत बाद जब वो पहुंचे हरियाणा में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है झूठ बोल के आरक्षण का नाम लेके, आरक्षण या संविधान का नाम लेके, संविधान से छेड़छाड़ करके को गुमराह किया। तो उन्हें पता है कि कौन कौन सा वर्ग जो है बीजेपी से जो है हटके वो कांग्रेस में गया है वोट के तौर पे, उसको वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस इसको संभाल नहीं पा रही है। देखिए, कांग्रेसी तो मैं बता रहा हूं, जब उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल सकती है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो उनकी आपस में खींचतान तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता जी, कोई भी पावर छोड़ना नहीं चाहता, हर आदमी पावर हथियाना चाहता है, कुर्सी हर एक हल्के में एक दावेदार है। और हालात ये होते हैं कांग्रेस में, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरे की टांग खिंचाई चालू कर देते हैं, और टांग खिंचाई सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से करते हैं, जो उनके लिए घातक होती है, नुकसानदायक सिद्ध होती है, और कांग्रेस को हमेशा इसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज अगर कांग्रेस इस बुरे हालात में है तो कांग्रेस अपनी वजह से है, वो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी या इनेलो की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से। तो विधानसभा चुनाव तो सिर पे खड़े, कैसे इसको देखा? मात्र 3-4 महीने का समय है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, सितंबर में घोषणा हो जाएगी,
और मुझे लगता है जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए थे, विधानसभा में भी उम्मीदवारों को ये कह दिया जाएगा कि आप जाकर के तैयारी करो। और मुझे लगता है इस बात का इशारा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादातर नेताओं को दे दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू करो। और भाजपा के नेता चुनाव चाहे वो हारे हों चाहे वो जीते हों, मतदाताओं का धन्यवाद करने के बहाने वो धन्यवाद कर रहे हैं और लोगों के बीच फिर से जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समीक्षा में ये देखा है कि शहर का वोटर उनसे क्यों नाराज हुआ, गांव का वोटर किसी नाराज हुआ जी, और जो नौकरी पेशा आदमी है वो क्यों नाराज हुआ। उन्होंने हर चीज को इस बात की बारीकी से समीक्षा की है और उन वोटरों को साधने की कोशिश में लगी है पार्टी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बकायदा उन पॉइंट्स पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये देखा कि शहरों में लोग प्रॉपर्टी आईडी से परेशान थे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। फैमिली आईडी की वजह से लोग परेशान थे। और गांवों में लोग अग्निवीर, महंगाई या जाट तबके ने उनको वोट नहीं दिया, किसान आंदोलन रहा हो, जाट आंदोलन रहा हो, इस वजह से पार्टी में लोग नाराज थे। उन्होंने हर एक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक को साधने में लग गए हैं। वो मतलब इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं थी कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी है ये जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट जबरदस्त है जी। ऐसी मैनेजमेंट किसी पार्टी के पास नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट है जी। आप ये देखिए, अगर किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, तो वो एक किरण चौधरी की सीट नहीं है। किरण चौधरी का, चौधरी बंसीलाल का प्रभाव पूरे भिवानी क्षेत्र में है जी। तो मुझे लगता है कम से कम 3 या 4 सीटों का असर होगा कांग्रेस का, वो नुकसान होगा 3 से 4 सीटों का, और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, इजाफा होगा भारतीय जनता पार्टी की सीटों में। इसी तरीके से आप देखो, कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई पहले ही अलविदा कह चुके, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनका बेटा भव्य बिश्नोई लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आदमपुर में अपने चुनावों की तैयारी में लग गया जी। रंजीत चौटाला कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी। लोकसभा के चुनाव भले ही हार गए, लेकिन वो भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। रानिया से देखिए 2019 में निर्दलीय लड़े, उसके बाद सरकार को समर्थन दिया और फिर मंत्री बने हरियाणा सरकार में, और उसके बाद अब जो है बीजेपी के सदस्य है ही वो। तो ये सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, और इन सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जो सांसद रहे, राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भले ही वो सिरसा से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो फिर से जुट गए हैं। तो कांग्रेस को ये दिन पर दिन नुकसान हो रहा है इसका गुटबाजी का, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाएगी। दोस्तों, कांग्रेस लगातार गुटबाजी से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रही है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि कोशिशें अगर हो रही होती तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देती। और ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। और जेपी यानी जयप्रकाश का ये बयान कि विरासत जो है वो महिलाएं नहीं, घर का बेटा संभालता है, इसको लेके आपका क्या सोचना है, टिप्पणी जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और ये शो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं फिर कहता हूँ, नवीन धमीजा जी की टिप्पणियां, इनका विश्लेषण हम जब करते हैं तो कड़ी मेहनत के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं आपके सामने स्पष्ट चीजों को प्रस्तुत किया जाए।
ये शो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नवीन जी, आपको एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपके विश्लेषण को लेके लगातार फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि आपके शो में सटीक बातें होती हैं, तार्किक बातें होती है। मैंने कहा ये नवीन जी है, 35 साल का अनुभव बोलता है, इसलिए जी आपका पत्रकारिता का अंदाज, आपका नजरिया और आपका जो विश्लेषण है, आप जिन मुद्दों को उठाते हो वो राजनीतिक दलों के साथ और पब्लिक के साथ, जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जिनसे चर्चा करने में हमें भी अच्छा लगता है और जनता को सुनने में भी आनंद आता है और उन्हें लगता है कि उनकी नब्ज, उनकी बात आपके मंच पे कही जा रही है। दोस्तों, आपके सरोकारों की बात हम लगातार इसी तरह करते रहेंगे। बस आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।